उस पत्थर की इमारत के बाहर एक अजीब से चेहरे वाली महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही उसकी नजर राज ऋषि सुदर्शन पर पड़ी, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उसने अभिवादन के लिए हाथ जोड़ लिए। राज ऋषि सुदर्शन ने कहा, इस बच्चे को रसोई विभाग में भेज दो। इतना कहकर राज ऋषि सुदर्शन बिना कन्हैया पर कोई ध्यान दिए फिर से प्रकाश की एक किरण में बदल गए और वहां से दूर चले गए। जब अजीब चेहरे वाली महिला बिंदु ने रसोई विभाग का नाम सुना तो वो सदमे में आ गई। उसने तुरंत चौंकते हुए कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे एक बैग दिया जिसमें रसोइयों की वर्दी और अन्य सामान थे। फिर वो औरत कन्हैया को इमारत से दूर एक रास्ते की ओर ले गई, साथ ही शंभाला के कुछ बुनियादी नियमों और रीति रिवाजों को समझाने लगी, जिन पर कन्हैया ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस इस नई दुनिया, नए शहर में आकर थोड़ा उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ था, इसलिए वो अपने आसपास के इलाके को देख रहा था। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वो रास्ता हरे चूने के पत्थर से पक्का किया गया था और कई इमारतों और आंगनों से होकर गुजरा था। पौधों और फूलों की सुगंधित खुशबू हवा में भरी हुई थी और पूरी जगह एक दिव्य स्वर्ग की तरह लग रही थी। जैसे ही कन्हैया ने चारों ओर देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पिछली घबराहट कम होने लगी। उसने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा, ये जगह वाकई में शानदार है और मेरे गांव से तो 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। यहाँ का तो नौकर भी गांव के मुखिया जी से बेहतर जिंदगी जीता होगा। अगर यही नौकर बनकर भी मुझे अमर होने का मौका मिला तो चलेगा। जियो राज ऋषि सुदर्शन, जियो। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद कन्हैया की आंखें हैरानी से चौड़ी होने लगी, क्योंकि आसपास के नज़ारे और भी अधिक शानदार होते जा रहे थे। रास्ते में उसने कुछ खूबसूरत महिलाओं को भी देखा, जिससे उसका दिल तुरंत खुशी से झूम उठा। जल्द ही कन्हैया बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, और ऐसा इसलिए था क्योंकि कन्हैया ने उस जगह को देख लिया था जो उसे अपनी मंजिल लग रही थी। रास्ते के अंत में एक 7 मंजिला इमारत थी जो क्रिस्टल की तरह चमक रही थी। कन्हैया ने उत्साह से पूछा, बड़ी बहन, क्या हम पहुंच गए? बिंदु ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ, लगभग। इतना कहने के बाद उसने बगल में एक छोटे से रास्ते की ओर इशारा किया और कहा, हमें उस तरफ जाना है। कन्हैया ने उस दिशा में देखा जिस तरफ वो इशारा कर रही थी। वहां उसे बेतरतीब ढंग से बनी छप्पर वाली झोपड़ियों से घिरा बजरी वाला एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। उन छप्पर वाली झोपड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बिखर सकती हैं। साथ ही उस इलाके से एक अजीब सी महक भी आ रही थी। ये सब देखकर कन्हैया रोना चाहता था, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी आंखों ने उसे धोखा दे दिया और उसके आंसू ही नहीं आए। खैर, अभी भी आशा की एक किरण पकड़े हुए उसने बिंदु से पूछा, बड़ी बहन, आपने अभी गलत दिशा की ओर इशारा कर दिया। मुझे लगता है शायद आप इस क्रिस्टल वाली इमारत की ओर इशारा करना चाहती थी। बिंदु ने एक बार फिर से कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर वापस क्रिस्टल वाली 7 मंजिला इमारत को देखा, फिर बिना किसी भाव के कहा, नहीं। जब कन्हैया ने उसकी प्रतिक्रिया सुनी तो उसके मन का सारा उत्साह गायब हो गया और उसने मन ही मन कहा, इस राज ऋषि सुदर्शन को मैं छोड़ूंगा नहीं। कमीने ने सपने दिखाए स्वर्ग के और पटक दिया इस झुग्गी बस्ती में। ये तो वही बात हुई कि छोटी गंगा बोलकर गंदे नाले में डुबकी लगवा दी। लगता है मेरे पूर्वजों ने इसके खाने में मिर्ची बहुत डाली होगी। उसी का बदला ले रहा है कमीना मुझसे। कोई बात नहीं बेटा, एक बार मैं अमर हो जाऊं फिर तुझे भी देख लूंगा। मन ही मन इतना कहने के कुछ ही देर बाद कन्हैया की नजर उस जर्जर रास्ते के अंत पर पड़ी, जहां उसने कई विशाल काली कढ़ाइयों को इधर उधर भागते हुए देखा, जिसे देखकर वो चौंक गया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ये कढ़ाइयां वास्तव में कई अविश्वसनीय रूप से मोटे लोगों की पीठ से जुड़ी हुई थी। ये लोग इतने मोटे थे कि ऐसा लग रहा था मानो इन्हें दबाने से शुद्ध चर्बी बाहर निकल आएगी। उन सब में एक आदमी तो बाकी सबसे भी ज्यादा मोटा था, इतना मोटा कि वो मांस के पहाड़ जैसा दिख रहा था। कन्हैया ने उस सबसे मोटे आदमी को देखकर मन ही मन कहा, ओहो, इस बेचारे को देखो, ये तो इतना मोटा हो चुका है कि कभी भी फट पड़ेगा। बहरहाल
वो पूरा इलाका सैकड़ों बड़ी बड़ी कढ़ाइयों से भरा हुआ था, जिनके अंदर वहां मौजूद मोटे आदमी चावल उबाल रहे थे। जैसे ही उन सब ने महसूस किया कि वहां कोई आ गया है, तो उन्होंने पलटकर बिंदु को देखा। फिर सबसे मोटे आदमी ने, जो मांस के पहाड़ जैसा दिखता था, उसने अपनी करछल उठाई और तेजी से आगे बढ़ गया। वो वाकई में इतना मोटा था कि उसके चलते समय जमीन कांप रही थी और उसकी चर्बी इस तरह उछल रही थी कि कन्हैया सदमे में आ गया और तुरंत अपनी कुल्हाड़ी की तलाश में लग गया। लेकिन अफसोस, उसकी कुल्हाड़ी तो पहले ही मणिरंग पर्वत पर गिर चुकी थी। कन्हैया इसके आगे कुछ सोच पाता, तब तक वो मांस के पहाड़ जैसा मोटा आदमी उसके करीब आ गया और उत्साह से चिल्लाया, मेरी झोपड़ी की छत पर आज सुबह से कौवे सुंदर गीत गा रहे थे। अब मुझे पता चला कि क्यों। फिर उसने चमकती आंखों से उस अजीब से चेहरे वाली महिला को देखा और कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम आ रही थी। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? लगता है आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं कितना खूबसूरत और प्रतिभाशाली हूं। मैं औपचारिक रूप से तुम्हें अपनी साथी बनाने के लिए इस शुभ दिन का फायदा उठाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ खास आध्यात्मिक जड़ी बूटियों वाली चाय पीना चाहोगी? यह सब सुनकर बिंदु ने उस पहाड़ जैसे आदमी को नफरत और गुस्से दोनों से देखा और कहा, शक्ल देखिए अपनी, कहां मैं स्वर्ग की अप्सरा सी कमसिन कली और कहां तुम गुंडे जैसे दिखने वाले खलनायक। हाँ, मैं यहां सिर्फ इस बच्चे को रसोइयों तक पहुंचाने के लिए ही यहां आई हूं। अब मेरा काम पूरा हुआ, संभालो इस नई भर्ती को। हाँ। इतना कहकर बिंदु मन ही मन उस मोटे आदमी को कोसते हुए वहां से चली गई। फिर वो मांस का पहाड़ अचानक कन्हैया के सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी इतना विशाल था कि कन्हैया ने खुद को उसकी छाया से पूरी तरह ढका हुआ पाया। कन्हैया ने उस मोटे आदमी के शरीर की हिलती हुई चर्बी को देखा और अपना पसीना पोंछने लगा। तभी मांस के पहाड़ ने बिंदु पर नाराजगी भरी नजर डाली, जो बजरी वाले रास्ते पर वापस जा रही थी। फिर उसने कन्हैया की ओर देखा और कहा, पता नहीं ये मुझे घास क्यों नहीं डालती। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे पसंद करती है या नहीं? मांस के पहाड़ का सवाल सुनकर कन्हैया चौंक गया और उसने हड़बड़ाहट में कहा, आप जैसे गबरू जवान को कौन सी लड़की पसंद नहीं करेगी? लगता है शर्मा आ गई पगली। कन्हैया का जवाब सुनकर मोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जोश भरी आवाज में कहा, बड़े समझदार हो छोटे उस्ताद। अरे भाई लोगों सुनो सब, देखो हमारे यहाँ नया दोस्त आया है। मांस के पहाड़ की बात सुनकर एक और मोटा आदमी वहां आया और उसने कहा, लेकिन एक समस्या है। हमारे यहाँ केवल एक ही जगह खाली है और प्रेम चोपड़ा ने पहले ही उस जगह के लिए अर्जी लगा रखी। इससे मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। कन्हैया को उस आदमी के विशाल फ्रेम को देखकर घबराहट महसूस हुई और वो अचानक से कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने कहा, बड़े भाई, प्रेम चोपड़ा को छोड़िए और मुझसे मिलिए। मैं आपका विनम्र सेवक कन्हैया हूं। मांस के पहाड़ ने उसकी ओर देखा और कहा, कन्हैया, गोरी त्वचा, पतली काया और सुंदर चेहरा। तुम बहुत मासूम दिखते हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम वास्तव में मेरी पसंद पर ठीक बैठता है। प्रेम चोपड़ा का पत्ता साफ। अब से तुम हमारे नए साथी हो। रसोई विभाग में स्वागत है मेरे दोस्त। इतना कहकर उस मांस के पहाड़ ने कन्हैया के कंधे को थपथपाया, जिससे कन्हैया लगभग उड़कर किनारे जा गिरा। कन्हैया ने एक गहरी सांस ली और सोच समझकर ऊपर देखा और विनम्रता से पूछा, आपका नाम क्या है बड़े भाई? यह सुनकर मांस का पहाड़ हंसने लगा, जिससे चर्बी आगे पीछे लहराने लगी। फिर उसने कहा, मैं बड़ा मोटू गब्बर हूं। वो दूसरा मोटू सांभा है और तीसरा मोटू कालिया है। जैसे ही कन्हैया ने इन अविश्वसनीय रूप से उत्तेजक नामों को सुना, उसने उनका मजाक उड़ाने की सारी योजना छोड़ दी। तभी बड़े मोटू गब्बर ने कहा, जहां तक तुम्हारी बात है छोटे उस्ताद, तो अब से तुम 9वें मोटू कन्हैया हो। एक सेकंड रुको छोटे उस्ताद, तुम तो बहुत दुबले पतले हो यार। अगर तुम इस तरह से पतले दिखोगे तो हम रसोइयों की नाक कट जाएगी। खैर, मुझे लगता है कि फिलहाल ये मायने नहीं रखता। चिंता मत करो, कुछ समय के बाद तुम भी मोटे हो जाओगे।
तब हम तुम्हें नौवा मोटू कन्हैया कहेंगे। जब कन्हैया ने अपना उपनाम नौवा मोटू कन्हैया सुना तो वो मुस्कुराने लगा। फिर बड़े मोटू गब्बर ने कहा, ठीक है, अब जब तुम हमारे नौवे छोटे भाई बन गए हो तो अब से तुम्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं गिना जाएगा। यहाँ रसोई विभाग में लंबे समय से अपनी पीठ पर कढ़ाई ले जाने की परंपरा चली आ रही है। हर रसोइया अपनी पीठ पर एक कढ़ाई लेकर चलता है। यहाँ मेरी पीठ पर यह कढ़ाई देखो। इतना कहकर उसने अपनी कढ़ाई को थपथपाया और शेखी बघारते हुए कहा, ये कढ़ाइयों का राजा है जो उच्चतम गुणवत्ता वाले लोहे से बना है और इस पर धरती की शुद्ध अग्नि का जाल उकेरा गया है। जब मैं दिव्य चावल पकाने के लिए इस कढ़ाई का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका स्वाद किसी भी अन्य कढ़ाई में पकाए गए चावल की तुलना में कहीं बेहतर होता है। वैसे ही तुम्हें भी अपनी पीठ पर ले जाने के लिए भी कढ़ाई चुननी होगी, तभी तुम वास्तव में प्रभावशाली दिखोगे। ये सुनकर कन्हैया ने बड़े मोटू गब्बर की कढ़ाई पर नजर डाली और महसूस किया कि रसोई में बाकी लोग भी इसी तरह अपनी पीठ पर कढ़ाइयां लादे हुए हैं, जो वाकई में काफी अजीब लग रहे थे। इसलिए कन्हैया ने धीरे से कहा, बड़े भाई, क्या हम ये कढ़ाई उठाने वाली चीज को छोड़ सकते हैं? मुझे अपने लिए किसी कढ़ाई की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बड़े मोटू गब्बर ने कहा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो छोटे उस्ताद? रसोई विभाग में अपने पास कढ़ाई रखना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। बाद में जब भी तुम शहर में कहीं जाओगे तो लोग तुम्हारी पीठ पर कढ़ाई देखेंगे और तुरंत पहचान लेंगे कि तुम रसोई विभाग से हो। एक बार जब उन्हें यह पता चल जाएगा तो कोई भी तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें नहीं पता छोटे उस्ताद, लेकिन रसोई विभाग और रसोइयों की यहाँ बहुत चलती है। इतना कहकर बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया को आंख मारी और तुरंत कन्हैया को छप्पर की छत वाली झोपड़ियों में से एक में ले गया, जिसके अंदर हजारों कढ़ाइयों के ढेर थे, जिनमें से अधिकांश धूल की परतों से ढकी हुई थी। जाहिर है काफी समय से यहां कोई नहीं आया था। उन्हें देखकर कन्हैया ने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, अजीब लोग हैं, अपने घर के बर्तनों को पीठ पर कौन बांध कर चलता है? अब इस भंगार में से अपने लिए क्या निकालूं? ये कहां फंसा दिया राज ऋषि सुदर्शन। कन्हैया को ख्यालों में खोया देखकर बड़े मोटू गब्बर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उन कढ़ाइयों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या सोच रहे हो छोटे उस्ताद? आगे बढ़ो और अपने लिए कढ़ाई चुन लो, फिर नीचे आकर चावल की देखभाल में मदद करो। अगर चावल जल गए तो यहाँ के बाहरी संप्रदाय के लोग फिर से तमाशा बना देंगे। इतना कहकर बड़ा मोटू गब्बर मुड़ा और अपने बाकी 7 मोटे साथियों के साथ शामिल होने के लिए वापस भागा, क्योंकि वो लोग अकेले ही लगभग 100 से ज्यादा खाना पकाने वाली कढ़ाइयों को संभाल रहे थे। उसके जाते ही निराशा में आ भरते हुए कन्हैया ने कढ़ाइयों की ओर देखा और इस बात को लेकर परेशान हो गया कि कौन सी कढ़ाई उठाए। तभी अचानक उसकी नजर कोने में पड़ी एक विशेष कढ़ाई पर पड़ी, जो एक बड़े ढेर के नीचे दबी हुई थी। ये एक अनोखी कढ़ाई थी, जिसका आकार गोलाकार ना होकर अंडाकार जैसा था। असल में ये पूरी तरह से अंडाकार जैसा भी नहीं लग रहा था, बल्कि कछुए के खोल जैसा दिख रहा था। साथ ही इसकी सतह पर कुछ हल्के निशान भी दिखाई दे रहे थे। उसे देखते ही कन्हैया की आंखें चमक उठी। वो तेजी से आगे बढ़ा और कढ़ाई को करीब से देखने के लिए नीचे बैठ गया। कढ़ाई को बाहर खींचकर आगे जांचने के बाद उसकी आंखें संतुष्टि से चमकने लगी। असल में कन्हैया बचपन से ही कछुओं का शौकीन था, क्योंकि वो लंबी उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे भी कन्हैया हमेशा के लिए जीवित रहने के उद्देश्य से अमर साधना के बारे में जानने के लिए शंभाला आया था, और जैसे ही उसने कछुए की कढ़ाई देखी तो उसे पता चला कि यह एक शुभ संकेत और एक अच्छा शगुन है। आखिर ऐसा क्या खास था इस कढ़ाई में, और क्या वाकई में यह कन्हैया के लिए शुभ साबित होगी?